A gain or loss arising on initial recognition of biological asset at fair value less cost to sell and from change in fair value less cost to sell of biological shall be included in profit or loss for the year in the period in which it arises. कहता है जी गेन और लॉस जब आएगा आपको इनिशियल, ये मैंने कहा था वाइज स्टैंडर्ड है कि पहले दिन ही एसेट रिकॉर्ड करते हुए लॉस आ जाता था, कल यही तो हुआ, ठीक है। तो इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर, ठीक है, एसेट एट फेयर लेस कॉस्ट सेल एंड फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल शैल बी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। चेंज किस वक्त आता है जी? ईयर एंड पे जाके जो आपने किया था, ये तो आ गया ना इनिशियल, जब आपने परचेज किया था तो लॉस आया था, उसके बाद परचेज हो गए, ओपनिंग हो गए, बॉर्न हो गए, सब मिला जुला के क्लोजिंग डेट पर आपने जब उनको कंपेयर किया था तो गेन आया था। गेन भी आ सकता है, अच्छा लॉस नॉर्मली बहुत कम सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि इस पे लॉस आए, इनिशियल मेजरमेंट पे लॉस आ जाता है। उसके बाद नॉर्मली ये जानवर है ना, ये इनके कद काठ भी बढ़ रहा है, वजन भी बढ़ रहा है, तो इनकी खसूसियात तो नॉर्मली इनकी फेयर वैल्यू बढ़ ही रही होती है। कम हो जाए तो कम कर लें, कोई मसला नहीं, लॉस आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो इधर देखें जी, कितने गया जी, एंट्रियां सन जी दूर चली गई, ये बात कर रहे थे हम, बहुत ही दूर चली गई। ओह ये बात हो रही है फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू लॉस इनिशियल रिकग्निशन पे आता है और फेयर वैल्यू गेन आता है और लॉस भी आ सकता है, सॉरी ये भी इनिशियल रिकग्निशन का गेन है, बॉर्न हुआ, ठीक है। और ये ईयर एंड पर ये चेंज है, ठीक है ना, गेन लॉस जो आया, तो ये बात कर रहा है वो, मतलब सादा बात है यार, कल बताया नहीं, मुंह से बताया नहीं, पर एंट्री में बता दिया था कि जो भी गेन लॉस इसका आएगा, चाहे वो इनिशियल मेजरमेंट के वक्त आए चाहे सब्सिक्वेंटली आए, वो कहाँ जाता है? पीएनएल में, और कहाँ? पीएनएल में और कहाँ, ठीक है, ओसीआई वगैरह में नहीं जाता, मकसद कहने का ये है, ठीक है। इसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट यानी गवर्नमेंट आपको बकरे भी दे सकती है ग्रांट के तौर पर, बल्कि आजकल चल भी रहा है पंजाब हुकूमत का, ठीक है ना। तो आपको बायोलॉजिकल एसिड भी एज अ ग्रांट मिल सकते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। चले पढ़ेंगे 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 ये। तो अ गेन और लॉस अराइजिंग ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल एंड फ्रॉम चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल ऑफ बायोलॉजिकल एसिड shall be included in profit or loss for the period in which it arises। इसको कहाँ ले जाओगे? P&L में, ठीक है जी। आगे उसने वही बात बताई जो मैं अभी बता के आ रहा हूँ, a loss may arise on initial recognition, आ जाता है ना, क्योंकि हम किस पे रखते हैं इसको? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखते हैं, और कैश आउटफ्लो तो एक्चुअल होता है, ठीक है। तो अ लॉस मे अराइज ऑन इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड because costs to sell are deducted in determining fair value less cost to sell of a biological, ठीक है। Again may arise on initial recognition of biological acid, है इनिशियल रिकग्निशन पे भी गेन आ सकता है, ये कब आता है? आगे लिखा हुआ है, अगर पढ़ ना लो तो, जब न्यू बॉर्न आया था, ठीक है, सच एज व्हेन काव इज बॉर्न, तो लॉस, वो आगे से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दी है, ऊपर बता दिया गेन हो चाहे लॉस हो, इनिशियल पे हो या चेंज में हो, चेंज की वजह से हो, कहाँ जाएगा? पीएनएल में। फिर उन्होंने कहा अक्सर ऐसा होता है, कहता है लॉस जो है वो नॉर्मली इनिशियल रिकग्निशन पे आता है और गेन जो है वो नॉर्मली इनिशियल रिकग्निशन पे ही आता है। लॉस कब आता है? जब हम खरीद के लाते हैं, और गेन कब आता है? जब न्यू बॉर्न, ठीक है। तो ये इनिशियल मेजरमेंट हमने किसकी देखी जी? बायोलॉजिकल एसिड की। इनिशियल भी यही थी और सब्सिक्वेंट भी यही थी, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अलग रखी उसने, कहता है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बारे में नहीं बता रहा, इसकी कैसे करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की? सब्सिक्वेंट में वो रहता ही नहीं है यहाँ पे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नाम की चीज़ सब्सिक्वेंट यानी बैलेंस शीट पर होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए सिर्फ इधर देखो, बायोलॉजिकल एसिड इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बताई स्टैंडर्ड ने, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सिर्फ इनिशियल मेजरमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एन एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड shall be measured at its fair value less cost to sell at point of harvest. Such measurement is cost on that date when applying, अच्छा, such measurement is the cost at that date when applying IS2
और अदर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। कहता है कि आपने हार्वेस्ट जब करना है ना जी, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर रखना है एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अब ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है ना जी, ये जब आपने ट्रांसफ़र कर देना ना अगली एंट्री में, इसको इन्वेंट्री में, तो ये इन्वेंट्री के लिए ये क्या बन जाएगा जी, इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इन्वेंट्री के लिए यही कॉस्ट बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी। बात समझ आई है? पढ़ लो अब। सच मेजरमेंट इज द कॉस्ट एट दैट डेट व्हेन अप्लाइंग IS2 या कोई और स्टैंडर्ड। यानी कि जहाँ पे भी आप इसने जाना है, अगर ये आपकी इन्वेंट्री बनी और उसके बाद फिर ये आपने सेल करना है, इन्वेंट्री है, अगर आपने ये हार्वेस्ट कर लिया, इन्वेंट्री नहीं कोई और एसेट आपने बना लिया, यूज़ करने वाला एसेट टाइप चीज़ बना लिया, तो PPE लग जाएगा। लेकिन यहाँ से IS 41 ने फेयर वैल्यू कॉस्ट निकाल दी ना एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, उसके बाद ये आगे किसी के हवाले जब करनी है, तो जिसके हवाले करनी है उसके लिए यही फेयर वैल्यू कॉस्ट क्या बन जाएगी, उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी, डीम्ड कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ो। A gain or loss arising on initial acquisition of agricultural produce shall be included in profit and loss। बता दिया आपको, गेन हो चाहे लॉस हो, अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे गेन हो चाहे लॉस हो, इनिशियल एक्विजिशन पे वो कहाँ जाएगा, वो P&L में जाएगा। ठीक है, A gain or loss may arise on initial acquisition of agricultural produce as a result of harvesting। ठीक है जी, को मसला? ओके यार, मज़ा आ रहा है वैसे इस थ्योरी को पढ़ने का। पता है मेरा दिल कर रहा है मैं बियरर प्लांट पढ़ा दूंगा। मज़ा आ रहा है ना, बोर तो नहीं ना हुए अभी तक। मुझे खुद पता लग जाता है ये थ्योरी ऐसी है कि इसमें हम बोर नहीं हो रहे, तो मैं कहा चलो चल रहा है चलाई जाओ। वैसे न्यूमेरिकल करने हैं हमने, लेकिन थोड़ी सी और थ्योरी पढ़ ली, ऐसी मज़े की थ्योरी हो, मज़े की। 38 की तुम 38 की पढ़ लो यार, क्लास से यार इसे निकाल दे रहा, तुम अलहदा मस्जिद बना लो भाई। कल को आज को सिलेबस ख़त्म हो गया यार, घर जा रहे हैं, एक चीज़ मज़े से पढ़ रहे हैं, वीक का एंड है तो पढ़ लो जहाँ तक पढ़ सकते हैं। पढ़ना ये भी है, पढ़ना वो भी है ना जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बताओ, ठीक है? अच्छा जी, बियरर प्लांट देखो जी, बियरर प्लांट ये पिछली दफ़ा वालों को कॉपी किया है, बल्कि नहीं पिछली से पिछली बार बनाया था, पिछली बार भी उसी को कॉपी किया। इतना अच्छा दरख्त, फिर मैंने कहा पता नहीं मुझसे शायद बन पाए या ना बन पाए। तो ये क्या है जी, बियरर प्लांट। बियरर प्लांट मतलब क्या, मतलब एक ऐसा प्लांट जिसमें 3 खसूसियात पाई जाएं, जिसमें 3 खसूसियात पाई जाएं। नंबर 1, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बियर करे, यानी इस पर फल आता हो। नंबर 2, एक से ज़्यादा बार आता हो, पता है आपको हर साल फल आता है इसमें। ठीक है। नंबर 3, इसकी लकड़ी किसी काम की ना हो। कभी आपने सुना हो कि जी वो हम सेब के दरख्त का फर्नीचर बनवाएंगे, या माल्टे के दरख्त की चारपाइयाँ बनवाई यार बड़ी मजबूत है, किसी काम की लकड़ी नहीं होती इनकी, बालन के काम आती है, आग लगाने के काम। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा दरख्त जिसके अंदर ये 3 खसूसियात पाई जाएं, इस पर फल आता हो, एक से ज़्यादा बार आता हो, और इसकी लकड़ी किसी काम की ना हो, ऐसे दरख्त को IS 41 ने डिफ़ाइन किया एज आ बियरर प्लांट। और IS 41 ने कहा ये बियरर प्लांट जो है ना जी, इसकी अकाउंटिंग मैं नहीं करवाऊंगा, है तो ये लिविंग प्लांट, लेकिन इसको ले जाओ IS 16 के पास, और IS 16 का ये एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएगा। जैसे प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर के कॉलम होते हैं, वैसे ही बियरर प्लांट का एक कॉलम आपके PPE के नोट में पड़ जाएगा। बात समझ आई? ठीक है। जैसे जिस लैंड के ऊपर ये दरख्त लगा हुआ है वो IS 16 में था, वैसे ही ये दरख्त भी क्या है, IS 16 में। ठीक है। तो शर्तें कौन कौन सी 3, इस पर फल आता हो,
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बियर करे ये, इस पर फल आता हो, एक से ज़्यादा दफ़ा आता हो, हर साल, ठीक है, पीरियडिकली आता हो, और इसकी लकड़ी किसी काम की ना हो, तो ये यहाँ से निकल कर कहाँ चला जाएगा, IAS 16 में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। IAS 41 की अकाउंटिंग नहीं है। फिर सारी IAS 16 वाली अकाउंटिंग है। इसकी जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट इस पे लगती है ना, आपने पनीरी लगाई, आपने फिर खादें लगाई, दवाइयाँ लगाई, मुलाजिम रखा, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। आगे एंट्रीज कराता हूँ इसकी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की तरह से होता है, जब तक ये फल देने न लग जाए, ठीक है। तो जब तक फल नहीं देता तब तक जितनी कॉस्ट इनकर होती हैं वो उसकी कॉस्ट है। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं खुद, तो उसकी कॉस्ट होती है, तो बिल्कुल PPE के अंदर इसकी कॉस्ट आएगी, और फिर इसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से इसकी डेप्रिसिएशन होगी। ये IAS 40 का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सिर्फ किसका, इस दरख्त का। इसके ऊपर लगा हुआ जो फल है, फल ये देखो लाल लाल सेब लगे हुए हैं माल्टे के दरख्त पे, क्योंकि मैंने पहले शायद माल्टे का दरख्त बोला था, लेकिन ये तो ऊपर सेब लगे हुए हैं। चलो खैर, तो मैंगो ट्री है, अच्छा ठीक, जो भी है ना जी, कि जिसके ऊपर जो सा मर्जी फल लगा हुआ है, ये फल जब तक ऊपर लगा हुआ है तब तक ये फल बायोलॉजिकल एसिड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ना कहना, तब तक ये क्या है, बायोलॉजिकल एसिड है। यानी आप अगर ईयर एंड पर खड़े हैं और आपके ये बियरर प्लांट के ऊपर फल लगा हुआ है, तो बियरर प्लांट की तो कॉस्ट वगैरह पड़ी हुई है PPE में, और वो डेप्रिशिएट हो रहा है, वो अलग है। इसके ऊपर लगा हुआ फल जो होता है वो IAS 16 में नहीं है, वो IAS 41 का बायोलॉजिकल एसिड है। आप ठेकेदारों को बुलवाएंगे, जो लोग ये काम करते हैं, उनको कहेंगे बताओ यार, इस पूरे बाग में इतने 100 दरख्त हैं और इतना ये फल फ्रूट लगा हुआ है, फिर टूर के देख लो, क्या कीमत लगाते हो? फेयर वैल्यू लग सकती है, खड़े हुए बाग की भी फेयर वैल्यू लग सकती है। तो आप क्या करोगे, अगर ईयर एंड हो गया और आपका अभी भी दरख्त के ऊपर वो फल अभी भी लदा हुआ है ऊपर, तो आप उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करोगे, कॉस्ट टू सेल निकालोगे, और इसको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो करोगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में। और गाय दूध वाली को कहाँ शो करोगे, नॉन करंट एसेट्स में। ऐसे जरा बात उस तरफ चलेगी ना। अच्छा, और बकरा ज़बा करने के लिए रखा है कुर्बानी के लिए, उसको कहाँ शो करोगे, करंट एसेट में, करंट एसेट में। और बात और तरफ, हाँ ज़बा करने के लिए रखा है, 2-3 महीने बाद ज़बा कर देना आपने। बकरे बेचने के लिए रखे हुए हैं, चूजे बेचने के लिए रखे हुए हैं, गाय दूध के लिए रखी हुई है, नॉन करंट। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो शीप वूल के लिए रखी हुई है, नॉन करंट, कई साल तक वूल देती है। बात समझ आ रही है। बस छोड़ो, और तरफ बात निकल गई, माजरत। मैं कह रहा था कि ये जो दरख्त के ऊपर लगा हुआ फल है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल डिटरमिन करेंगे इसकी, और इसको करंट एसेट्स में शो करेंगे। ओके, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये मैंने बच्चों को कहा था, ये मैंने ना सोटी मारी है, ये मैंने ना ये डंडा मारा था, ये ठीक है, ये डंडा मारा दरख्त पे, और ये फलों को गिराया। तो ये जिस वक्त गिर रहे थे, इस वक्त ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। इस वक्त ये क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और इस वक्त ही अकाउंटेंट ने दूर से देख के कहा, वो इसकी फेयर वैल्यू और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल दी। और जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचे इस डिब्बे के अंदर, तो ये क्या बन चुके हैं अब, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है इनिशियली, और सब्सिक्वेंटली लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे। तो ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल यहाँ डिटरमिन हुई थी रास्ते में आते आते, यही इसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर सेब पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए सेब IAS 2 इन्वेंट्री में डील होंगे, और खड़े हुए सेब IAS 41 बायोलॉजिकल एसिड है, ठीक है, वो उसके अंदर ये मैयर होंगे। लेकिन ये जो दरख्त है, कमाल का स्टैंडर्ड नहीं है, जो दरख्त है ये क्या है, IAS 16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। समझ आ गई होगी उम्मीद है, ठीक है जी। नहीं, दरख्त IAS 16 में होगा, उसके ऊपर लगा हुआ फ्रूट जो है वो IAS 41 में। मिसाल के तौर पे गल बद गई जे, बियर प्लांट जो है, ये जो प्लांट है, इसकी कुछ कॉस्ट आई होगी। कॉस्ट कैसे आई होगी, मिसाल के तौर पे मैंने पनीरी लगाई, पहले हल लगवाया ज़मीन पे, ठीक है, ये 5 एकड़ में मैंने बाग लगाना है, ठीक है जी। मैंने 5 एकड़ के ऊपर हल फिरवाया, हल फिरवा के मैंने उसके अंदर फिर वो गड्ढे खुदवाए, उसमें खाद डलवाई, उसमें पौधे लगवाए। अब हल फिरवाने के पैसे, गड्ढे खुदवाने के बंदों से पैसे, खाद बीच में डलवाई वो पैसे, पनीरी नर्सरी से ख़रीद के लाए वो पैसे, फिर उसके बाद लग गई, तो उसके बाद फिर उसकी टेक केयर करना है,
5 साल बाद जाके इसने फल देना है, तो 5 साल तक इसको खादें, दवाइयाँ, पानी लगाने का काम, इनको देखभाल के लिए मुलाजिम रखा हुआ है। ये सारे खर्चे करते 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 करते, या मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये सारे खर्चे मिलाकर कोई 1500 रुपये मेरे इस एक दरख्त के ऊपर खर्च हो चुके हैं अब तक। ये 1500 मेरे इस दरख्त की क्या है, जब तक ये फल देने पर नहीं आ जाता, 4 साल तक ये खर्चे जो होते रहे इसके ऊपर, ये 4 साल तक ये खर्चे सारे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आते रहे, डेबिट, कैश, क्रेडिट। और जब ये फल देने के काबिल हो गया तो मैंने इसकी एंट्री पास कर ली, बियरर प्लांट डेबिट, पीपीई डेबिट, पीपीई बियरर प्लांट, ठीक है ना, डेबिट, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बियरर प्लांट, ठीक है। ये 1500 पे मैंने एसेट रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका कोई फल से कोई ताल्लुक है? इधर कहाँ से आ गया फल? अब ये पीपीई में पड़ा है। अब ईयर एंड पे जाके मैंने कहा यार इसकी ज़िंदगी जो है ना वो 5 साल तक ये फल देगा, फिर इसको काट देंगे और नया बाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ईयर एंड पे जाके आपने डेप्शन करनी है, डेप्शन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, 1500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ गया जी, लो। अब पीपीई का जो नोट बन रहा होगा उस नोट के अंदर लैंड, बिल्डिंग और ये बियरर प्लांट, ठीक है जी। तो इसके अंदर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो ये जनाब 1500 इस साल आया, और ये जनाब 50 इस साल की, सॉरी 30 इस साल की डेप्रीसिएशन आई, और ये जनाब बुक वैल्यू आ गई, बोलो 300 है, सॉरी 300 बनता है, क्या करी जानते हो जी, 300, ये कितना आ गया जी, 1200। मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है, आपके बाग की फेयर वैल्यू लगवाओ, बाग भी तो बिकता है, फल ना लगाओ, बाग ही मैं बेच दूँ, बेचना चाहूँ तो। फल तो सिर्फ ऊपर से फल उतार के बेचते हैं, चीज़ ही अलग है। जो फल आप बेचते हैं, क्या वो बंदे आके आपका बाग का सारे दरख्त उखाड़ के ले जाते हैं जड़ से? तो फिर आप किस लिए कह रहे हैं कि ये इकट्ठे हों? इकट्ठे हैं ही नहीं। बाग तो अगले 10 साल तक खड़ा रहेगा और फल हम हर साल बेचेंगे। अब ये अलग अकाउंटिंग चल रही है इसकी, ये IAS 16 है, ठीक है। ये कॉस्ट मॉडल पे भी हो सकता है, ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी हो सकता है, लेकिन इसका जो फल है ये अब अलग कहानी है, ये बायोलॉजिकल एसेट है। ईयर एंड पे ये दरख्त, ईयर एंड पे ये अकाउंटिंग हो रही है इसकी, ये हो गई, लेकिन इस फल की अलग अकाउंटिंग होगी। ये फल की वैल्यू लगवाएंगे, पता लगा जी इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो है वो 70 रुपये है, अभी मौजूद है, दरख्त के ऊपर मौजूद है। ईयर एंड पे इसको रिकॉर्ड करो, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, P&L क्रेडिट 70 रुपये से, और जब हार्वेस्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि ये 70 तो रिकॉर्ड हो गया। लेट्स से 2 महीने बाद हार्वेस्ट हुआ तो 80 रुपये लग गए, मिल गए इसके, तो 80 रुपये आ जाएंगे, 70 इसको क्रेडिट करोगे, 10 मजीद गेन रिकॉर्ड कर लोगे। ये अलग अकाउंटिंग चल रही है, ठीक है, अलग है तो अलग ही रखो। केड़े पासे ले गए हो मैनू, आज पहला दिन में है ना कुछ, चलो खैर पढ़ो अब बस ये, और अगला सफ़ा पढ़ के फिर बस, फिर बचना ही खास कोई नहीं, फिर कल बस थोड़ी जी थ्योरी रह जानी है, ठीक है, इंशाल्लाह वो करेंगे कल। आज फिर अभी IAS 38 की भाई को करा के भेजनी है ना थ्योरी, आज नहीं होती वैसे। अच्छा, बियरर प्लांट, बियरर प्लांट के बारे में कहते हैं IAS 41 डज नॉट अप्लाई ऑन दीज, ठीक है, इंस्टेड IAS 16 अप्लाई होता है, ठीक है। अब bearer plant is a living plant that is used in production or supply of agricultural produce, that is used in, यानी जिस पर फल आता हो, is expected to bear production for more than, एक से ज़्यादा दफ़ा आता हो, and has a remote यानी बहुत low chance of being sold as, यानी कि ये खुद एज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बिक जाए, इसका चांस ना होने के बराबर है, मतलब इसकी लकड़ी किसी काम की नहीं है ना, तभी तो ये खुद नहीं बिक सकता। हाउएवर इट मे बी सोल्ड स्क्रैप, हाँ अगर आप इसको जलाने के लिए किसी को बेच दें, बालन ऐसे ही कबाड़ के भाव बिक सकता है, बिल्कुल मुफ्त ना सही, आप वैसे ही लकड़ी जलाने के लिए किसी को बेच दें, पर कीमती लकड़ी इसकी नहीं होती, ठीक है। अब वो कहता है व्हेन बियरर प्लांट आर नो लॉन्गर यूज टू बियर प्रोड्यूस, दे माइट बी कट डाउन एंड सोल्ड एज स्क्रैप, फॉर एग्जाम्पल फॉर यूज एज बालन, such incidental scrap sale would not prevent plant from
कहता है कि ये जो बालन के तौर पे इसने बिक जाना है, इसकी वजह से ये ना कह देना कि जी ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पे बिक तो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तौर पे नहीं बिक रहा। कोई मदर का रेड बाग माल्टे का इसलिए नहीं लगाता कि मैं माल्टे के दरख्त की लकड़ी बेचूंगा। कोई है ऐसा? नहीं। ऐसे ही है ना, बोलो सेब का दरख्त क्यों, सेब का बाग क्यों लगाया? हो जी सेब की लकड़ी बेचने के लिए। हाँ पागल, लकड़ी तो किसी काम की नहीं बिकती। ठीक है, तो इसलिए ये इंसिडेंटल सेल से आप ये ना कहना क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। बियर प्लांट, मैंगो ट्रीज, टी बुशेस, ग्रेप वाइन, ये जो आपकी अंगूरों की बेलें होती हैं। रबर ट्रीज नॉर्मली फॉल अंडर IS 16 एंड मेजर्ड ऑन कॉस्ट मॉडल और रीवर्सिंग मॉडल आफ्टर डिडक्टिंग, वही वाली बात। ठीक है, वी स्टार्ट डेप्शन व्हेन दीज आर अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल यूज का मतलब क्या होता है? मेच्योर हो गए हैं। मेच्योर का मतलब क्या होता है? फल देने लग गए हैं। गाय रखी हुई है दूध के लिए, मेच्योर कब होगी? जब दूध देने लग जाए। आपने बकरे रखे हुए हैं ज़बह करके गोश्त बेचने के लिए, मेच्योर कब होंगे? जब ज़बह होने की उम्र को पहुंच जाए। आपने प्लांट लगाया हुआ है फल काटने के लिए, हाँ फल उतारने के लिए, तो ये मेच्योर तब कहलाएगा जब फल देने के काबिल इसकी उम्र हो जाए। तब तक ये मेच्योर नहीं है। खैर, तो फल देने लग जाए, फल देने के काबिल हो जाए, ठीक है जी, तो ये मेच्योर हो जाएगा। नॉट अ बियरर प्लांट, ये बियरर प्लांट नहीं है। कहता है प्लांट कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड। क्या मतलब? अगर दरख्त आपने लगाया ही लकड़ी के लिए है तो वो बियरर प्लांट तो नहीं है, वो तो प्लांट जो है फॉर हार्वेस्ट है। वो तो खुद ही कटना है, वो खुद फसल है। आपने जो है वो ये टाली का जंगल लगा दिया, अब तो वो खैर खत्म ही होगी तकरीबन। आपने सफेदे का जंगल लगा दिया, आपने कोई ऐसा दरख्त लगाया जिसकी लकड़ी बिकती है, तो आपने दरख्त ही लगाया किस लिए? लकड़ी बेचने के लिए। तो कहता है ये बियरर प्लांट ना कह देना इसको। बियरर प्लांट वही है जिसकी अपनी लकड़ी किसी काम की नहीं है और जिसके पर फल आता है और एक से ज़्यादा दफ़ा आता है। लेकिन जो ट्रीज फॉर लंबर है वो प्लांट्स कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड है, वो प्लांट ही हार्वेस्ट होना है। या अपने लिए मिसाल दी थी, तो बच्चों ने मिसाल दी थी कॉटन का प्लांट, वीट का प्लांट, राइस का प्लांट, ये प्लांट ही फॉर हार्वेस्ट है, इसने ही खुद कट जाना है, तो ये बियरर प्लांट नहीं है। ओके, plants cultivated to produce agriculture when there is more than, oh my god, लगे हुए हैं। किसी ने भी एक बात नहीं, असल में ना KPK वाले सारे हैं घरों में गए हुए, आएंगे ना इंशाल्लाह ईद के बाद तो वो आपको बताएंगे। खास तौर पे ये जो ऊपर के इलाकों के हैं, स्वात, मालाकंड, ये ऊपर दीर, चित्राल, वो कहेंगे सर आपको पता भी है अखरोट की लकड़ी कितनी कीमती है कि नहीं है? सुना हुआ है ना, अखरोट की लकड़ी बहुत कीमती होती है। तो कोई पठान बैठा नहीं था आज, उन्होंने आपको पकड़ लेना था और ये इतनी देर मुझे नहीं पढ़ाने देना था, लेकिन चलो आज वो नहीं थे तो उनकी याद तो है ना हमारे पास। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा दरख्त भी हो सकता है जिसके ऊपर फल आए, एक से ज़्यादा दफ़ा आए, लेकिन उसकी लकड़ी भी स्क्रैप के तौर पे नहीं बिकती बल्कि बड़ी कीमती बिकती है, उसकी मार्केट है, उसकी फेयर वैल्यू ईयर एंड पे डिटरमिन हो सकती है। तो ऐसा दरख्त यानी अखरोट का दरख्त, वॉलनट ट्री इज नॉट अ बियर प्लांट, हालांकि फल वाला है। तो तीनों शर्तों का पूरा होना जरूरी है। अगर उसको IS 16 में भेजना है ना, तीनों शर्तें पूरी करो। नंबर 1 फल आए, नंबर 2 एक ज़्यादा बार आए, नंबर 3 लकड़ी किसी काम की नहीं। और अगर लकड़ी काम की है तो वो फिर वापस आ गया, वेलकम, आपको वेलकम, IS 41 खड़ा, वेलकम वेलकम, वॉलनट ट्री आपका ही है, ये स्टैंडर्ड आ जाए, तशरीफ रखें, क्योंकि ईयर एंड पे हम आपकी फेयर वैल्यू लगवाएंगे लकड़ी की। लकड़ी के ठेकेदारों को बुलाकर लकड़ी की फेयर वैल्यू लगवाएंगे और फल के ठेकेदारों को बुला के फल की फेयर वैल्यू लगवाएंगे। लकड़ी को हम नॉन करंट एसेट्स के अंदर रखेंगे, बायोलॉजिकल एसिड होगी, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू होगी। बात समझ आई? तो लो जी, गाल मच्छर गई थी, एक बात छोटी सी कर दी उसने, गड़बड़ हो गई। प्लांट्स cultivated to produce agricultural produce when there is more than a remote likelihood that entity will have harvest and sell plant as agricultural produce. For example, trees जिनका दोनों काम होते हैं, ठीक है, हम इसको कहते हैं जी अखरोट, मिसाल दे देते हैं ना इसकी, अखरोट का दरख्त, मैंगो का तो मेरा नहीं ख्याल, कीमती नहीं है, मतलब बिकती तो मैंने कब कहा, मैं तो कह रहा हूँ माल्टे की भी शायद बिक जाती हो, जलाने के लिए लोग ले जाते हो 100 रुपये मन,
ज़्यादा ही कम हो गया, मतलब बहुत कम अमाउंट में तो बिकती तो है, थोड़ी सी अच्छी बिक जाती होगी। और अगर भाई मेरी कोई बहस नहीं है, मेरी कोई बहस नहीं है, अगर आपके यहाँ उसकी फेयर वैल्यू यानी उसकी लकड़ी कीमती समझी जाती है, तो फिर वो आपका मैंगो ट्री जो है, मेरे लगा मुल्तान क्यों ना भाई, हम तो सरगोदा वाले साइड डिवीजन के हैं, तो हमारे यहाँ तो जरा माल्टे होते हैं, तो मैं तो वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके यहाँ होते हैं आम के दरख्त, हो सकता है उसका फर्नीचर अच्छा बनता हो, बड़ा मशहूर हो, पक्का होता हो, अगर ऐसा है तो उसकी भी लकड़ी जो है वो कीमती बन गई। तो तीसरा क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो फिर ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को माल्टे के दरख्त के लिए और आम के दरख्त के लिए बना, स्टैंडर्ड तो पूरी दुनिया के लिए बना है, इसलिए उसने क्राइटेरिया दिया। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया अगर मीट नहीं हो रहा, अगर आप समझते हैं कि आम के दरख्त की लकड़ी कीमती है, मैं किसी से पूछूंगा, मुल्तान वाले से, आप भी पूछना, ठीक है, अगर कीमती है तो वो फिर मेरे अखरोट वाले दरख्त जैसा ही है भाई, उसकी ट्रीटमेंट समझा रहा हूं ना। यानी दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या बियरर प्लांट है वो लकड़ी कीमती ना होने की वजह से, या लकड़ी कीमती होने की वजह से लकड़ी कीमती होने की वजह से या तो बियरर प्लांट है, या किसी काम की लकड़ी ना होने की वजह से बियरर प्लांट नहीं है। तो ये दोनों की ट्रीटमेंट समझा देता हूं, आप अपने अपने इलाके के दरख्तों को इस पर परख लें। ठीक है, अगर आपकी परख के अंदर लकड़ी कीमती ना निकले तो फिर आप IS 16 में ले जाना बियरर प्लांट, और अगर कीमती निकल आए तो IS 41 में ही रखना, ये बायोलॉजिकल एसिड कहलाएगा। ओके, तो इसका ना इस तरह से फिर लिख लेते हैं आप। फिर दो चीजें, पहली चीज मैंने ये बात की आपसे एप्पल ट्री की। एप्पल ट्री जो है, पहले तो वो बात करें जो कर ली थी। मैंने यहां पर आपसे पहली बात की थी कि जी एप्पल ट्री है, ठीक है जी, एप्पल ट्री जो है ये लिविंग प्लांट है और बियरर प्लांट है। ठीक है, तो जी एप्पल का प्लांट जो है, एप्पल का ट्री जो है वो लिविंग प्लांट है, बियरर प्लांट है। बियरर प्लांट है तो IS 16 में ले जाओ, इसको यूं लिख लेते हैं। पहली बात हमने क्या की थी, एप्पल ट्री जो है बियरर प्लांट है, करें इसको खत्म वंस एंड फॉर ऑल। आया इस दफा मेरे ख्याल में आया इसका, नहीं इससे पिछली बार आया, अभी आया, हाँ। लेकिन ये आप जब डिस्कशन एंड होगी वो सवाल वैसे मैंने नहीं करवाना, क्योंकि मैं 2 अटैम्प्ट से पिछली से अप्रोच ज़रा चेंज कर चुका हूँ कि जो रीसेंट अटैम्प्ट होती है बिल्कुल रीसेंट, उसको मैं एंड पे कराता हूँ। सिलेबस पूरा करते हैं हम और फिर आपको करवा के घर भेज, यानी गिवन टाइम में जब सिलेबस पूरा होना होता है ना, साथ साथ ना करके भी वो टाइम तो बचा ही होता है ना, एंड पे ज़रा एक प्रॉपर रिवीजन हो जाती है, खुद की परख भी, और पेपर ऐसी चीज़ होती है कि सारे असल में सवाल छोड़ते ज़्यादा थे नहीं, तो रिवीजन के लिए कोई काम की चीज़ बचती नहीं थी। तो गैप एनालिसिस जब एंड पे कर रहे होते हैं तो उसी वक्त फिर एंड पे जाके रीसेंट अटैम्प्ट, लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था FAR 1 में भी FAR 2 में भी, उससे पहले CMA के अंदर किया था तो मुझे फ़ायदा हुआ था, जिस वजह से फिर मैं तो मोस्ट रिसेंट मैंने तो नहीं करनी, कोई करना चाहेगा तो घर पे करेगा। तो जब ये मैं टॉपिक अपनी तरफ से कंक्लूड कर दूंगा ना, तो आप देखोगे आपसे वो सवाल हो जाएगा। और जो छोड़ के जाते हैं, सारा पर्चा आता भी हो ना, कोई एक सवाल ऐसा आ जाए कि जिसके ऊपर आपकी ग्रिप ना हो, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ठीक है, तो एप्पल ट्री इज अ बियरर प्लांट। अगर बियरर प्लांट है तो इसको कहाँ ले जाओ, IS 16 में, यानी कि PPE बना लो। ठीक है जी, और फिर इसको आप कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हो, रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रख सकते। ठीक है जी, ओए ओके बच्चों, और बच्चों इतनी इंटरेस्टिंग थ्योरी मैंने मतलब थ्योरी भी इतनी इंटरेस्टिंग है मैंने किसी स्टैंडर्ड की आज तक देखी ही नहीं, सच मैं कह रहा हूँ। और ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है, पेंडू आदमी तभी खुश हो रहा हूँ, बेटा क्लास को देख के पता लग जाता होता है। आप 1 मिनट के लिए भी थोड़ा सा बोर हुए होते ना, तो अब तक हम कुछ और कर रहे होते, ये ना कर रहे होते, साधु पता लग रहा होता है तो कोई मगरों थोड़ा ही लाना है। लेकिन एज वी ऑल आर एंजॉइंग दिस, इसलिए एंजॉयमेंट में काम भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मैंने आपसे की थी कि दूसरी बात है जी एप्पल, क्या चैट GPT को क्या हुआ, उससे पूछे आपने, क्या कहता है वो,
बेरर प्लांट है। आए आए, मैं जीत गया। इसमें कोई जीत हार नहीं होती है, इसमें आपके नॉलेज में इजाफा हुआ और मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि पहले मैं तुक्का लगा रहा था, अब मैं श्योर हूँ। ठीक है, अच्छा जी, एप्पल्स जो लगे हुए हैं इस पे, एप्पल्स, इनके बारे में आपको क्या डिस्कस, अभी तस्वीर खिंचवानी है ना असल में आपको। एप्पल्स के बारे में हमने डिस्कशन ये की है कि एप्पल्स जो हैं ये बायोलॉजिकल एसिड हैं। कब बायोलॉजिकल एसिड है जी? जब लगे हुए हैं, जब लगे हों, जब लगे हों। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं। कब जी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कब बन जाएंगे? एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। ठीक है जी, और यही एप्पल्स जो है, कमाल की चीज़ नहीं है एप्पल्स, मतलब जैसे इसके सेहत के ज़्यादा फ़वाद हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं जी सेहत का ये फ़ायदा है, इधर भी बड़े फ़वाद हैं इसके, बड़ी बड़ी यही बायोलॉजिकल एसिड ही बन जाता है, रंग बदलता है एप्पल कैसे कैसे, हैं जी, यही बायोलॉजिकल एसिड भी बन जाता है, यही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी बन जाता है, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पे। ठीक है, और यही आपका इन्वेंट्री भी कहलाएगा। और ये इन्वेंट्री कब कहलाएगा? बोलें जी। आफ्टर हार्वेस्ट। ये आगे जाके ना, ये सारी ना थ्योरी में आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा बहाने बहाने से रहा हूँ। जैसे हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ ली, सारा कुछ कर लिया, वहाँ पे जाके देखा वही लिखा हुआ था, अब आपने पढ़ना है। इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी, वैसे समझ नहीं आती। ठीक है जी, अच्छा जी, अब बात असल में आई थी कहाँ से, ये दो बातें मैंने पहले कर ली थी आपके साथ, और अच्छे भले हम अब ख़त्म, मैं अपनी तरफ से अब क्या कर रहा था, चलो जी जान छूटी कि एकदम से एक बात सामने आ गई। वो क्या कि जी वॉलनट ट्री भी तो कोई चीज़ है, अखरोट। वॉलनट किसे कहते हैं जी? मेरे ख्याल में तो अखरोट को कहते हैं, अखरोट। ओके, वॉलनट ट्री के बारे में क्या कहते हो जी? लिविंग प्लांट तो है ना? अच्छा, लिविंग प्लांट दोनों ही हैं। एप्पल ट्री, ये जो मैं वहां से बात कर रहा था आपके साथ कि बियर प्लांट, ये एप्पल ट्री बायोलॉजिकल एसिड है, असल में लिविंग प्लांट है, बायोलॉजिकल एसिड नहीं कहना चाहिए, यूं कहना चाहिए लिविंग प्लांट तो है, लिविंग प्लांट तो है, लाइक वॉलनट ट्री। लेकिन चूंकि आईएस 41 से निकल जाता है, तो आईएस 41 की डेफिनेशन वाला बायोलॉजिकल एसिड हम इसको नहीं कहते, इसको आईएस 16 वाली डेफिनेशन वाला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कह लेते हैं। तो ये लिविंग प्लांट, यानी एप्पल ट्री इज अ लिविंग प्लांट। डू यू नो? यू नो? यू नो? ओके, लिविंग प्लांट, लेकिन कहते इसको क्या है हम? बियरर प्लांट। ठीक है, और वॉलनट ट्री भी एक लिविंग प्लांट है। इज इट सो? दोनों ही लिविंग प्लांट है। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कह रहे हैं? इट इज नॉट अ बियरर प्लांट, इट इज नॉट अ बियरर प्लांट। तो फिर इसको कहां ले जाते होते हैं हम? IAS 41 के अंदर, और इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसिड। ये फर्क था थोड़ा सा। ठीक है, और इसको हम सब्सीक्वेंटली सिर्फ एक ही मॉडल पे रख सकते हैं, और वो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल कल पढ़ाऊंगा आप, ठीक है ना? और कल एक पास पेपर करेंगे, दो पास पेपर कर लेंगे बल्कि कल तो हम। ठीक है जी,
अच्छा जी, चंद सवालात आपसे करूँगा, जवाब आपने देने। एप्पल ट्री, अब ट्रू फॉल्स भी आते हैं, पता है इस टॉपिक में से भी ट्रू फॉल्स, इस तरह से एमसीक्यूज तो आती हैं, ट्रू फॉल्स भी आ जाते होते। तो ट्रू फॉल्स की तैयारी हो रही है। मेरा पहला सवाल, क्या ये बियर करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? क्या ये बियर करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? ओके। एप्पल ट्री, यस। वॉलनट ट्री, डेफिनेशन आ गई ना। सेकंड, गिव्स प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड। एप्पल, वॉलनट, wood is sold as scrap. Apple tree, yes. Walnut tree, oh no, नहीं, oh no, क्योंकि ये तो क्या थी, ये तो हमारी डेफिनेशन थी, ये तो क्राइटेरिया था। अगर ये क्राइटेरिया मीट करता दरख्त हो तो वो आपका बीरर प्लांट होता है और वो जाता है IAS 16 में, और अगर ये क्राइटेरिया मीट ना करे तो वो आपका बायोलॉजिकल एसिड होता है और वो रह जाता है यहीं पे IS 41 में। ठीक है जी। अब तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल ट्री बियरर प्लांट है और वॉलनट ट्री बियरर प्लांट नहीं है। चलो अब अगली बात, यही बात लिख देते हैं। फिर अब ये स्टार लगने शुरू हो गए, तो पहला स्टार। अब फिर कंक्लूजन ड्रॉ करें ना। बियरर प्लांट, एप्पल ट्री बियरर प्लांट है, और ये ऊपर वाले इस नो के बाद ना अब ये बियर प्लांट नहीं है। ठीक है जी। तो फिर अगर बियर प्लांट नहीं है और है तो क्या स्टैंडर्ड्स अलग अलग लगते हैं? यस। मुझे बताओ कौन सा IS, कौन सा IFRS, कौन सा स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? IAS या IFRS भी लग सकता था। ठीक है जी, अब IFRS आते हैं आजकल। तो अगर ये बियरर प्लांट है, एप्पल ट्री अगर बियरर प्लांट है तो इस पर कौन सा स्टैंडर्ड लगना है? IAS 16। और अगर वॉलनट ट्री बियरर प्लांट नहीं है तो चूंकि लिविंग प्लांट तो है ना, तो फिर इसको क्या कर देंगे हम? IAS 41। यानी कि असल में ना वो शायद ये कहना चाह रहे होते हैं कि प्लांट का, इसका मकसद, प्लांट का मकसद तो फल लेना था, वो फल तो वैसे ही अलग से आ रहे हैं, तो इस प्लांट को फिर हम इस मकसद की तो नहीं लगाई खड़े हैं कि इसको बेचेंगे। तो फिर ये तो ऐसे ही है जैसे आपने एक फैक्ट्री लगाई हुई है जिस पे आप चीज़ें बनाकर बेच रहे हैं। ऐसे ही आपने ये एक ज़िंदा फैक्ट्री लगाई हुई है, अल्लाह ने जो आपको ये समझ दी, आपने दरख्त लगाया, तो ये दरख्त भी तो एक तरह की फैक्ट्री है। ठीक है, वो फैक्ट्री जो है वो बिजली पे चलती है, आउटपुट बना रही है, इस फैक्ट्री के अंदर कम लागत के साथ आपके पास चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन है तो फैक्ट्री की तरह से ही ना। तो IAS 16 के अंदर ले जाता है, इसको स्टैंडर्ड ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये IAS 16 में जाता है तो क्या ट्रीटमेंट होगी? ट्रीटमेंट क्या होगी? कॉस्ट मॉडल पे भी रह सकते हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी। ठीक है जी। जबकि वॉलनट ट्री चूंकि IAS 41 में है तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के अलावा कोई और रास्ता इनके पास नहीं होता। ठीक है जी। आपकी बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये कहाँ नज़र आएगा? ये पिछली बार बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया था और इस बार तकरीबन ये बातें समझ में आने वालों से सवाल हुआ होगा। समझ तो आ ही जाती है ज़ाहिर स्टैंडर्ड जब पढ़ते हैं आप तो जी। बैलेंस शीट में PPE में नज़र आएगा, जबकि ये बायोलॉजिकल एसेट है। और कौन सा वाला होगा? नॉन करंट एसेट, क्योंकि कई साल तक इसने हमें फ़ायदा देना है। और इसी तरह से आपने वो लगाया हुआ है, ऐसा दरख्त लगाए हुए हैं जो हर साल के बाद, 2 साल के बाद काट देते हैं, 2-3 साल के बाद। तो हो सकता है अगर अगले वो 1 साल में कटने वाले हों तो उनको करंट में भी रखना पड़ जाए। पर छोड़ें इसको। नेक्स्ट, जो इनके ऊपर, दरख्तों के ऊपर जो फ्रूट लगा हुआ है, फ्रूट ऑन ट्रीज,
तो चाहे वो एप्पल ट्री के ऊपर लगा हुआ फ्रूट है, चाहे वो वॉलनट ट्री के ऊपर लगा हुआ फ्रूट है, ये दोनों बायोलॉजिकल एसेट हैं। बस फ़र्क ये है कि इनकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल कर इनको रखना कहाँ पे है, करंट एसेट्स में। कहाँ रखेंगे जी, करंट एसेट। ठीक है जी, ओके चलो जी, बिल्कुल उसी तरह से होगा। बल्कि मैं तो ये बताऊं आपको, अगर आप बायोलॉजिकल एसिड भी सेल करेंगे तो वो भी वैसे ही सेल हो रहा होगा। बस फ़र्क ये होगा कि बायोलॉजिकल एसिड है, क्रेडिट करेंगे जब उसको निकालेंगे किताबों से, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी होगी, कैश डेबिट होगा। अगर तो फेयर वैल्यू पर ही जिस दिन फेयर वैल्यू पे लाए थे ईयर एंड के अगले दिन बेच दिया तो फिर तो कोई गेन लॉस मजीद नहीं आएगा, पहले ही पीएनएल में चला गया। और अगर फेयर वैल्यू ईयर एंड पे निकाली थी, 2-4 महीने बाद उसमें मजीद चेंज आ गया तो मजीद गेन लॉस भी निकल आएगा। वो तो बायोलॉजिकल एसिड की वैसी होनी है एंट्री। यार बस ना करें, थोड़ा सवाल कर लें, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। कोई सवाल ही नहीं किया आज। अब आप खुद देखो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इतनी थेरी आपने अगर कहीं पढ़नी भी है तो फाइनल अकाउंट्स में जाके पढ़नी है इकट्ठी इकट्ठी, मतलब इस तरह से। और वो भी ऐसे इंटरेस्टिंग लगेगी आपको इसलिए, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग वो भी नहीं लगेगी, तखीर होगी। मेरा अभी भी दिल कर रहा है कि और पढ़े। वैसे मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन सच्ची सच्ची बताओ, अगर और भी पढ़ाऊँ तो पढ़ लेंगे, हाथ खड़ा करें। ये तकरीबन सब बच्चे, बाकी तो कुछ बदनीयत लोग हैं ना, उनको तो कुछ भी करा दें। उस्मान हाथ खड़ा, सॉरी यार, फिर क्या कहते हो? नहीं नहीं, कुछ तो कल के लिए भी रखें, सारे सारे मज़े आज नहीं ले लेने, ठीक है, कुछ सवाल भी करने। जी चलें फिर क्वेश्चन बैंक पे चलें, तस्वीर ले लें, ऐसे लें तस्वीर, आ जाएगी, गुजारा हो जाएगा। एक छोटी सी बात सिर्फ कर लूँ बस, ये सफ़ा तो कहा था जहाँ तक पढ़ना है वहाँ तक तो पढ़ लेना। अच्छा चलो देखो, ये देखो, एनुअल क्रॉप्स भी बेरर प्लांट नहीं होते, ठीक है। आगे पढ़ो, प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बेरर प्लांट इज अ बायोलॉजिकल एसिड, IS 41 इज अप्लाइड। आगे वो कहता है बियरर प्लांट तो होते हैं, बियरर एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहता है बियरर, असल में बात वहीं पे आ जाती है ना, बियरर प्लांट तो वो थे जिनकी लकड़ी किसी काम की नहीं है। एनिमल तो कभी भी ऐसा नहीं होता, गोश्त तो गोश्त है ना उसका। गाय अगर दूध के लिए रखी हुई है तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि उसको एज स्क्रैप ही बेचेंगे हम, नहीं, उसका तो गोश्त भी कीमती होता है। बहरहाल स्टैंडर्ड कहता है बियरर प्लांट का कॉन्सेप्ट है, ये ना हो कि आप ये बैठ के सोच कर रहे हो। ये जो भेड़ है ना, भेड़, इस पर भी प्रोड्यूस आती है, एक से ज़्यादा दफ़ा आती है। इसको बियरर एनिमल कह देता हूँ, चलो आइए 16 में ले जाए, नहीं भाई नहीं, सिर्फ बियरर प्लांट का कॉन्सेप्ट है। स्टैंडर्ड कह रहा है बियरर एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी बियरर प्लांट का? कहता है इनिशियल मेजरमेंट करो एट कॉस्ट पर एज पर IS 16, ठीक है जी। उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे कर लो, फेयर वैल्यू, इस पे कॉस्ट पे भी रख सकते हो और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी रख सकते हो, ठीक है जी। और कॉस्ट विल बी measured जस्ट लाइक CWIP, एक्सपेंडिचर incurred till maturity ऑफ प्लांट विल बी कैपिटलाइज, ठीक है। इसी की मैंने आपको मिसाल दी कि मिसाल के तौर पे हमने दरख्त लगवाए तो हमने एंट्री पास की, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट्स 110 रुपये लेट्स से, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर 5 साल तक खर्चे करता रहा, खादें वगैरह दवाइयाँ वगैरह लगाता रहा, तो 50 रुपये से और तनख्वाहें देता रहा मुलाजिम को, तो ये भी एंट्री होगी CWIP में, होती रही साथ साथ, मैंने इकट्ठी कर दी, ठीक है। उसके बाद वो दिन आ गए जिसका आपको इंतज़ार है, जिस तरह से आपने मेहनतें की थी, इस दफ़ा फल लगा है, तो अब ये फल हमें देने वाला बन गया। तो हमने इसको कहा चल भाई, तेरी लकड़ी तो किसी काम की है नहीं, तू PPE में डेबिट हो जा और CWIP से क्रेडिट हो जा। कितने से जी? 160, ठीक है। और उसके बाद इसको डेप्रीशिएट करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया, डेप्शन डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट। हम कहते हैं जी मिसाल के तौर पे 160, इसकी यूज़फुल लाइफ है 10 साल, 10 साल बाद ये दरख्त दोबारा काट कर नया बाग लगाना पड़ेगा, तो फ़िलहाल 16 रुपये की डेप्शन चार्ज।
तो ये ट्रीटमेंट है जी बायोलॉजिकल ऐसे बियरर प्लांट का जो IS 16 में चला जाएगा। तो ये समझ ना आती कि उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो कॉस्ट ऐसे निकलेगी जैसे आपको बताया था, बिल्कुल जो खर्चे इनकर हो रहे हैं उस बाग को लगाने में, उसको संवारने में, उसको संभालने में, यहाँ तक कि वो फल ना देने लग जाए, वो उसकी कॉस्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, और अगर इसको बेचना होगा तो फिर बेच भी लेंगे इसी तरह से। ये बस ये टेबल मैंने कहा था कि यहाँ तक पढ़ना है। ऑल बायोलॉजिकल एसिड्स, ठीक है, लिविंग एनिमल, सारे लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट IS 41 के तहत आते हैं। आंसर इज नो। अब यहाँ वो एग्जाम्पल जो अभी तक मैंने बात ही नहीं की थी, इधर देखो, उस्मान भाई ने गाय रखी हुई थी दूध के लिए, IS 41 का बायोलॉजिकल एसिड था। लाहौर जू में भी एक गाय मौजूद है। अब क्या करें, IS 41 का बायोलॉजिकल एसिड है, IS 41 उस पर अप्लाई होगा? स्टैंड कहता है नहीं, क्योंकि कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही ना। क्या जू वालों ने वो गाय रखी हुई है फॉर सेल, ग्रो करके उसको पाल के बेचना है? नहीं। क्या फॉर एडिशनल गायज रखी हुई है? नहीं। गाइज और गाइज, हेलो गाइज। और तीसरा क्या था, हाँ, क्या उससे दूध निकालने के लिए उसको रखा हुआ है? हमारा तो मकसद क्या है, उसको नुमाइश करना। टिकट लगा हुआ है, लोग आते हैं वहाँ पे देखने हैं तो देख के जाते हैं। अब अगर कोई एडिशनल काव आ जाता है या कोई दूध दो लेते हैं तो वो गाढ़ गुड़ चाय बना के शाम को पी लिया करेंगे। अगर एडिशनल आ जाएगा तो वो भी वहीं पे खड़े हो जाएंगे, उसके भी टिकट लगा होगा, लोग देखें और शौक से देखने आएंगे, ओ छोटी गाय भी आई है, पता है। बात समझ आई? तो जो जू में एनिमल हैं, या जैसे मैंने कहा था कि PC होटल पे आप जाएं, कभी आप वाला ले जाएगा, अभी जब कन्वोकेशन होगी तो आई कैप अक्सर PC में रखता है मिसाल के तौर पे, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो गाड़ी जब एंटर हो रही होती है तो वहाँ पे वो उन्होंने डॉगी पकड़े होते हैं, वो आके गाड़ी को घूम फिर के सूंघते हैं, वॉच डॉग्स हैं, ठीक है। तो वो वॉच डॉग्स क्या करेंगे, IS 41 का बायोलॉजिकल एसिड कहलाते हैं वो। अब मुझे सोच के बताओ, वो जो उन्होंने वॉच डॉग्स रखे हुए हैं, क्या वो उनको पाल पोस के बड़ा करके बेचेंगे? इसलिए तो नहीं रखे हुए, उन्होंने रखवाली के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, क्या वो उन्होंने इसलिए रखे हैं कि उससे एडिशनल पपीज़ आएँ और वो पपीज़ बेचें? मकसद ये नहीं। अगर है ऐसा तो उसका डॉग का फॉर्म होगा, डॉग फॉर्म होगा। जैसे गोट फार्म था, वैसे ही जैसे डेयरी फार्म था, ऐसे ही डॉग फार्म हो सकता है। वो फार्म है तो वो फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी बन जाएगी भाई। लेकिन PC वालों ने ये डॉग किस लिए रखे हुए हैं? फॉर रखवाली। तो ना तो ग्रो करके बेच रहे हैं फॉर सेल, ना उससे एडिशनल पपीज़ लेकर ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ना ही उनसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेकर उसको बेचना है। तो ये तीनों मकसद पूरे नहीं हो रहे। तो ये वॉच डॉग PC होटल की अगर आप बैलेंस शीट देखें, कभी ऑडिट पे चले जाएं, तो वहाँ पे PPE के अंदर इनके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये वॉच डॉग्स नज़र आएंगे। इनकी एक कॉस्ट लगी होती है इन पे, ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी एक यूज़फुल लाइफ होती है, तो ये उसके हिसाब से डेप्रिशिएट होंगे। ऐसे ही वहीं PC होटल में ही साइड पर आप देखें तो एक बग्गी खड़ी है, उसके अंदर घोड़े खड़े हुए हैं। अब घोड़ा भी तो लिविंग एनिमल है, तो क्या ये PC होटल PC होटल पे IS 41 लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उस घोड़े के मकसद में ये तीनों चीज़ें आ ही नहीं रही। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई किसी की मैनेजमेंट होगी तो ही एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, तो ही IS 41 लगेगा। ना तो उन्होंने घोड़ा इसलिए रखा हुआ है कि उसको पाल पोस के बेचें, ना उससे एडिशनल घोड़ों के लिए रखा हुआ है, ना उसको दूध के लिए, उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ रवाज नहीं है, वो कुछ मुल्कों में पीते हैं लोग दूध, ठीक है, और इसमें एज सच कबाहत भी मेरे ख्याल में कोई नहीं। खैर मुफ्ती साहब से पूछ लेना चाहिए, बहरहाल है या नहीं है मुझे नहीं पता। तो बहरहाल ये तीनों मकासद PC होटल के नहीं है। उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि इसको बग्गी में लगाएंगे, जो कोई शादी शुदी होगी उस्मान भाई की जैसे, तो वो बग्गी में बैठेंगे तो उससे जो वो पैसे ले लेंगे इनसे बग्गी के भी। तो ये वॉच डॉग्स की तरह से ये कार्ट हॉर्सेस जो हैं, ये भी क्या हैं, ये भी क्या है, PPE। आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वहाँ पे आपको सामान लादने के लिए, ऊपर पहाड़ों पे जा रहा हूँ तो खच्चर मिलते हैं, म्यूल्स। ये खच्चर उस कंपनी, मिसाल के तौर पे वहाँ पे प्रोफेशनल कंपनी बनी हुई है, वहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर की हुई है, और वहाँ पे उन्होंने खच्चर भी रखे हुए हैं, घोड़े भी रखे हुए हैं, गद्दे भी रखे हुए हैं, गाड़ियाँ भी हैं। तो जहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ तक गाड़ियों पे जाते हैं, उससे आगे खच्चरों पे जाते हैं, सामान पहुँचाते हैं दूर दूर आप लोगों का। तो ये खच्चर जो कंपनी ने रखे हुए हैं, वो कंपनी के खच्चर जो हैं, क्या इसलिए हैं कि इसको पाल पोस के बेचें?
क्या इसलिए है कि इससे एडिशनल खर्चा आए? क्या इस नहीं, एग्रीकल्चर कोई ऐसा मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ यही है कि आपके बिजनेस के अंदर हेल्प मिले। कोई नीयत ऐसी नहीं, कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो ही नहीं रही, ठीक है। तो इसको भी क्या कहेंगे आप कि IS 41 नहीं है, ये PPE के अंदर आएगा, IS 16 के अंदर। गॉट इट? All biological assets are covered under IS 41? Answer is no. If animal is held in zoo or park for recreational purpose, it does not fall under IS 41 as there is no agricultural activity. Watch dogs in PC, cart horses marriage hall, peacocks kept by restaurant, देखने के लिए रखा हुआ है, mules kept for transportation of luggage by tourist company, all above are dealt by IS 16. और all biological assets are measured at fair value cost sale. रेफर अबव एग्जाम्पल। अबव में तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। चलो बाद में देखते हैं। आंसर नो है। नो क्यों है? हमारा लामा बायोलॉजिकल एसिड है क्योंकि हमने हो सकता है उसको इनमें से किसी एक मकसद के लिए लाया होगा। हम इसको पाल के बेचेंगे, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो कर रहे हैं। IS 41 से तो बाहर निकल नहीं सकता वो। हमारी नीयत इनमें से कुछ भी हो सकती है। एडिशनल लामा प्रोड्यूस करेंगे, लामा का दूध बेचेंगे, बड़ा कीमती होता है जी मिसाल के तौर पर, तो हम उसको मैनेज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एसिड तो है, फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती, तो कॉस्ट पे रख लें, एक्सेप्शन थी। तो ये एक बात यहाँ पे, ठीक है जी। बस कर दें सर। अब इलस्ट्रेटिव एग्जांपल आपने खुद करनी है ज़रा। रोड के आसपास दरख्त किसने लगाए हुए हैं? आपकी जगह है तो आपने लगाए होंगे। तो हाँ, तो फैक्ट्री भी आपकी है ना, आपने लगा लिए। अब वो दरख्त जो है उनको कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। अगर तो सिर्फ रिक्रिएशनल मकसद है तो बेटा ये जो लैंड इंप्रूवमेंट्स होती हैं ये भी PPE में आती हैं। मतलब आपकी फैक्ट्री अगर 50 एकड़ पे है, उसमें से आपने 1 एकड़ जगह पे सिर्फ जो है वो पार्क बना दिया, वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं आपके एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, तो वो पार्क के ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो बाकी ज़मीन से डिफरेंट है। आपने वहाँ पर ऐसे साइडों के ऊपर ईंटें शीटें लगाई, खुदाई की, जगह सीधी की, उस पर कहीं पे घास लगाया, कहीं पे दरख्त लगाया, कहीं पे आपने ट्रैक बनाया। इसको कहते हैं लैंड इम्प्रूवमेंट। आप फुवारा लगा रहे हैं, उस पर पानी आ रहा है, पानी यूँ बह के सारे पार्क में, ये सब लैंड इम्प्रूवमेंट्स IS 16 है। लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर ये जो आपने खर्चा करके पार्क बनाया है तो ये कॉस्ट भी है और इसकी लाइफ भी है, तो वो डेप्रिशिएट होगी IS 16 है, अगर इसकी बात कर रहे हैं आप। ठीक है ना, फैक्ट्री में जैसे लगा दिया, ऐसे ही घर में जैसे लगा दिया। ठीक है, आओ यार क्वेश्चन बैंक के 2 सवाल करके छुट्टी करेंगे। एक तो कर लो, चुप है, आगे से जबान चलाते हो। चला लो, बनता है आपका। क्या क्या सोचता है बंदा और क्या होता है। आए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। और नहीं तो होमवर्क तो कर ही लेंगे ना, पढ़ तो लेना कम से कम। थोड़ा सा जितना पढ़ाया है ना, एक चीज़ उसमें थोड़ी सी एडिशनल आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे काशिफ लिमिटेड ने पेज नंबर 655 पे काशिफ लिमिटेड ने ना यहाँ पे दूध निकालना है बकरियों का और वो दूध बेचना है। कुछ बेच देना है दूध ही और कुछ दूध इस्तेमाल करके उससे चीज़ बना लेनी है। तो वो चीज़ बनाने की एंट्री आपको सिखाई नहीं, क्योंकि IS 41 की तो एंट्री है नहीं ना, वो तो सिंपल अकाउंटिंग की सोच है। तो वो भी करवा देता हूँ, बल्कि एक सवाल करके दूसरा होमवर्क में ले लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसमें क्या है, KL ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म, KL सेल गोट टू लोकल बीट कॉस्मेटिक, दे ऑल्सो यूज़ गोट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज़। ये सारी कहानी का कोई काम नहीं है, क्योंकि आगे उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है ना, उसमें सिर्फ आपका मेहनती वाले सवाल से भी आसान सवाल है। पढ़ें ज़रा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून X1, KL गॉट 980 लीटर ऑफ मिल्क विच हैड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ 170 पर लीटर ऑन द डे गोट्स वर मिल्क्ड। 900 लीटर वॉज सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनीज फॉर 1,60,000, रिमेनिंग 80 वॉज कन्वर्टेड इनटू मेकिंग चीज़ विच वॉज लेटर सोल्ड फॉर 24,000, इनकर इतनी कॉस्ट। अगले में क्या है, हाँ ये होमवर्क है, क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है।
ये वो काम है जो मेहनती में किया था, पढ़ लो जरा। अब मैं 3 करा रहा हूँ, 4 होमवर्क में है, छुट्टी देने लगा हूँ, ठीक है। पढ़ो जरा, चौथा पढ़ लो। ए अदील लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म, AL sells goat to local wheat business on यकम मार्च 2000, वो ऊपर वाली वही लाइन है ना, ठीक है। ऑन यकम मार्च ईयर 2 AL bought 10 goats for 25,000 each, that is fair value from a नजदीकी मार्केट, द मार्केट ब्रोकर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम बायर, ये तो कॉस्ट टू बाय होगी, 3% कमीशन फ्रॉम कॉस्ट टू सेल। इन ऑन 15 2 गोट किड्स में आ गए फॉर बॉर्न, जिनकी फेयर वैल्यू गिवन है, कॉस्ट सेल इसकी भी निकालनी पड़ेगी। ऑन 30 जून ईयर एंड ईच मेच्योर गोट की अब फेयर वैल्यू इतनी हो गई है और किड की फेयर वैल्यू इतनी हो गई है। हर एक चीज को 97% कर दोगे तो सवाल होता जाएगा। बाकी सवाल तो उससे भी बहुत आसान है जो आपने किया था, ठीक है। होमवर्क में हो सकता है, रिक्वायर्ड है, प्रिपेयर करो जनरल, वो कर लोगे। अब आओ थर्ड करके छुट्टी करें, ठीक है। क्वेश्चन कोई कर दे, ये ना हो बोर्ड नाराज हो जाए, ठीक है। लें जी, काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म, वो सेल करते हैं गोट मिल्क टू कॉस्मेटिक कंपनीज, कॉस्मेटिक में सुना है ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ऑल्सो उसको इस्तेमाल करके प्रीमियम चीज़ भी बनाते हैं, जो चीज़ बेचते हैं, नहीं कि कुछ तो दूध ही बेच देते हैं और जो दूध बच जाता है, क्योंकि दूध ना असल में एक पेरिशेबल आइटम है। अगर आपका दूध मिसाल के तौर पे इकट्ठा नहीं बिका तो दूध तो नहीं ना रख सकते आप, उसका आप कुछ ना कुछ और प्रोसेस करके, आप कोई देसी घी बना लेता है, कोई मक्खन बना लेता है, वो चीज़ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, ठीक है। प्रोसेस कर लेते हैं, आगे घी पड़ा रहेगा, चीज़ रख सकते हैं आप। बात समझ आ रही है। पनीर बनाए रखें, चित्राल गए हम पिछले साल, वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पनीर बनाते हैं, वो लोग पनीर बनाते हैं। दूध खराब, दूध कहाँ में बिकेगा इतना, एक हद तक की डिमांड पूरी, दूध रोज़ का रोज़ आ रहा है, अगर रोज़ खपत नहीं हो रही है उसकी कोई और प्रोडक्ट बना के रख लेंगे, ये भी यही करते हैं, ठीक है। अब कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 2002 KL गॉट 980 लीटर ऑफ मिल्क विच हैड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ, अच्छा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, ठीक है, इकट्ठी वो कर ही दी, नेट खुद ही किया हुआ, ठीक है। फेयर वैल्यू अभी मतलब की बातें जो है ना वो देखते जाओ। 980 लीटर मिल्क निकाला है इन्होंने और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 170 रुपये पर लीटर, ठीक है जी। अब करें जी, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करना है। 980 इंटू 170 कर देंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट और PNL क्रेडिट। लें जी, पहली एंट्री किस दिन, डेट है ड्यूरिंग द ईयर, अच्छी बात। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 655 जी। पहली एंट्री आई एग्रीकल्चरल, खरीदे तो कोई ना, भेड़े खरीदने की बात तो नहीं हुई इस सवाल के अंदर, वो असल में चौथे में हुई है। चौथे में उन्होंने आपसे भेड़े खरीदवाई हैं, बच्चे भी आए हैं, उनकी फेयर वैल्यू, यानी एक तरह से बायोलॉजिकल एसेट अलग पड़े और ये अब उनसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की थोड़ी सी अकाउंटिंग अलग से हो रही है। इकट्ठा एक सवाल भी हो सकता था, ओके। तो आपने घर पे जब करना है ना सवाल, तो आपने इस तरतीब में करना है कि पहले आप वो चौथा करके साथ ही तीसरा कर लें ताकि आपको ये दोनों इकट्ठे नजर आए, ठीक है। और IAS 38 को अच्छे से रिवाइज कर लेना। जो नोट का आपको सवाल मुश्किल लगे हैं, दो उनमें से 2 सवाल नोट वाले कर लें, 2 डिस्कशन वाले कर लें और बस काफ़ी। जो मुश्किल लगे हैं 4 सवाल आपने करने IAS 38 के, ओके। और सही है, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं इंटेंजिबल इसके IAS 38 के MCQs को। संडे आ गया ना, तो एक एक सवाल कर ले, चले एक नोट का कोई सा सवाल जो आपको पसंद आया, सबसे अच्छा लगा, कंप्रिहेंसिव लगा, एक नोट का सवाल, ठीक है। ऐसा देख लेना जिसके अंदर प्रोडक्ट भी हो, वेबसाइट भी हो। एक आपने डिस्कस वाला सवाल कर लेना है, कोई एंट्रीज वाला अगर है तो, एंट्रीज वाला है कोई, अगर हो तो वो भी कर लेना, ठीक है। 3 सवाल हो गए और चौथा MCQs, ठीक है। इसका कुछ ज़्यादा नहीं करना, अभी तो चल रहा है, तो फिलहाल उसको संडे लगा के पक्का कर लो क्योंकि वो निकल चुका है, ओके। तो ये चूँकि चल रहा है, ये तो ताज़ा ही है, इसको बस जस्ट एक नज़र डाल देना, ठीक है। आपने दूध निकाला उनका, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे आनी है। और इस दिन ये क्या होगा, क्या बन जाएगा,
आपका, मैं AP ना लिख लूँ बार बार इतना, AP एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है जी, एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इसको रखना है हमने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, तो पर लीटर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 170, और आया था ना इस बार सवाल इसमें से 8 नंबर का, दिया है ना तुमने पेपर, कैसा हुआ था ये सवाल, ठीक हो गया था, पता नहीं रिजल्ट भी सही आ जाए लगे। 980 इंटू, तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल पे रखना है, तो 980 लीटर्स इंटू रुपीज 170 पर लीटर, ये 170 ऑलरेडी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। ओके जी, 100, चलो ये क्या आ गया जी, PNL के अंदर आप इसको, ये आपको गेन आ गया, और साथ ही आपने दूसरी एंट्री कर डालनी है, वो कौन सी भला, इन्वेंट्री। अब ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या थी, मिल्क, तो यही मिल्क ही इन्वेंट्री बनेगा, तो इन्वेंट्री ऑफ मिल्क डेबिट, इन्वेंट्री ऑफ मिल्क डेबिट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्रेडिट, तो दोबारा कोई गेन वगैरह नहीं आ जाता, गेन तो अभी रिकॉर्ड करके उसको इधर रख दिए, 1,666,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे जी, 980 में से 900 लीटर्स के बारे में क्या कह रहा है, 900 लीटर ऑफ मिल्क वॉज सोल्ड टू कॉस्मेटिक कंपनीज फॉर 1,60,000। अब पर लीटर वैसे निकाल लो, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है, वैसे निकाल लो कितना आता है, 160, 1,60,000 डिवाइड बाय 900 करो ना, थोड़ा महंगा बेचा, 170 से महंगा बेचा, क्या नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं भाई, जो जहां मुर्गा फंस जाए। और कॉस्मेटिक कंपनी को 900 किलो 900 लीटर मिलना कहां से इकट्ठा, हमारे से अगर इन्होंने इकट्ठा उठाना है, इनका कितनी खपत, लोग सरदर्दी से बचते हैं यार, एक जगह जगह से जाकर किलो किलो आधा किलो इकट्ठा करने की वजह कहते हैं यार इनके पास ही आओ 900 किलो इकट्ठा लो, बस आपकी जरूरत पूरी है, तो फिर आगे से हम भी क्या कहते हैं भाई आपको 177 रुपए के हिसाब से, वो भी हिसाब लगाते हैं कि इतना फिरने के बाद तो हमें 100-200 का पड़ जाना है 1 किलो, तो यही बारे में, तो ये कोई मसला नहीं है इसको परेशान, लेकिन फिलहाल तो मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं थी इस बात की, मेरे पास तो क्या है 160 रुपए की सेलिंग प्राइस है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्या है जी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 1,60,000, लेकिन दूसरी एंट्री करना लाजमी है, वो कौन सी जी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री ऑफ मिल्क क्रेडिट। अब मिल्क की इन्वेंट्री में मिल्क पड़ा है 170 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो हम यानी कि अगर 170 का ही बेचते ना, तो यहां पर भी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल नेट होकर नेट प्रॉफिट कोई नहीं आना था, क्योंकि प्रॉफिट पहले ही हम बुक कर चुके हुए हैं। ये इंशाल्लाह मंडे को अब आपको दिखाऊंगा मैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो काकूजी PLC के नाम से है, ठीक है, कीनिया की एक कंपनी है जिसने IAS 41 लगाया, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको, उसमें आपको नजर आएगा कि PNL के अंदर कौन कौन से सेल के अलावा भी गेन नजर आ रहे होते हैं, तो गेन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन फिलहाल गेन रिकॉर्डेड है, मजीद भी रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे इधर हो गया कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री ऑफ मिल्क क्रेडिट, ठीक है जी, ये इन्वेंट्री ऑफ मिल्क। अब ये जो इन्वेंट्री मिल्क कॉस्ट ऑफ सेल में डालनी है, कितने लीटर बेचा है आपने, 900 लीटर्स बेचा है ना जी, इंटू ₹170 ही है जी, बोलो 153, थोड़ा सा गेन और आ गया, ठीक है, अगर 170 पर ही बेच देते तो कोई गेन और ना आता, क्योंकि गेन ये रिकॉर्ड तो कर लिया सारा इकट्ठा, ठीक हो गया जी। कहाँ गेन कभी लिखते होते हैं, जब चीजें बेचते होते हैं तो वो तो PNL में खुद ब खुद निकलता है ना, सेल लेस कॉस्ट तो सेल होके। अच्छा जी, आए कहता है जो बकाया हैं अब उनकी बात होगी, एंड रिमेनिंग 80 लीटर वॉज कन्वर्टेड इनटू मेकिंग चीज, ये वाली चीज आप कहते हैं, जरा चीज करना, मैंने तस्वीर खींचनी जी, तो चीज में कन्वर्ट किया, जो कि लेटर 24 का बेचा, वो लेटर बेचा है ना, पहले चीज बनाओ तो सही। KL हैड टू इनकर अ कॉस्ट ऑफ 5,000 टू कन्वर्ट द मिल्क इनटू, बच्चों असल में ना
आपने दूध को चीज़ में कन्वर्ट करना है तो नमक पड़ता है उसमें, सिरका या नींबू, सिरका कर लो, सिरका पड़ता है, और जाहिर सी बात है बनाने वाले को मजदूरी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, चीज़ बनाने के खर्चे, ठीक है, चीज़ बनाने के खर्चे जो कि टोटल कितने हो गए, मिसाल के तौर पे वो सवाल के तौर पे 5,000 मिसाल, यही खर्चे हो सकते हैं ना, ठीक है। अब दूध कितना है, दूध बोलो, हाँ जी 80 लीटर, ये 80 लीटर दूध का कितना कितना खर्चा है, हाँ बोलो, बस ये कहानी है जी। 13,600 चीज़ बनाने पे क्या खर्चा आया, 13,600 का खर्चा आया, जमा 5,000 कितना बनता है, 18,600। ये बात समझ आती है, बस इसकी एंट्री करने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ मिल्क क्रेडिट होना है 13,600 से, ये दूध फ्रिज से निकलकर आपने कढ़ाई में डाल दिया, तो ये इन्वेंट्री ऑफ मिल्क क्रेडिट। फिर आपने सिरका डाला, नमक डाला, मजदूर भी उस पर काम कर रहा है, तो वो कैश क्रेडिट हो गया, और ये भी सब कुछ डेबिट, ये दोनों मिलकर, ये दूध और ये चीज़ें मिलकर अभी क्या बन जाएगा, चीज़। तो इसका मतलब चीज़ 10 रुपये वाली बच्चों वाली चीज़, इसका मतलब ये हुआ कि हम एंट्री ऐसे करेंगे। सबसे पहले आपने कड़ा में दूध डाल दिया, ये वाला दूध डाल दिया, मिल्क इन्वेंट्री ऑफ मिल्क कितने लीटर है, इंटू ₹170, कितना आता, अभी बताया था आपने 13,600, ठीक है। उसके बाद आपने कैश पे किया बाकी एक्सपेंसेस का 5,000, और आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लेनी है, और उसके आगे लिखना है इन्वेंट्री ऑफ चीज। ऐसे लिख लें या जैसे मर्जी लिख लें, 18,600 पे जो आना है। अब बन गई ये चीज, बन गई ये चीज, बन गई ये चीज, अब बेच दो भाई, बेच दो भाई, बेचो भाई, बेचो बेचो और बेचो। नहीं समझ, एक मिनट, भाई को चीज बनना समझ नहीं आया, नहीं कसम से बना लोगे, आप बना लोगे, रमजान के बाद फिर बना के लानी है तुमने, ठीक है। मैं फिर क्लास में चेक करूंगा कि क्या चीज बना के लाए हो। लो जी बन गई चीज, बेच दी फॉर 24,000। तो बेचने की एंट्री कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 24,000 से। अब जाहिर है 24 की बना के तो 24 की ना बेचनी थी, 24 की बनाई बेची है, बनाई तो हमने 18,600 की थी। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री, चीज की इन्वेंट्री क्रेडिट, 18,600, ठीक है। अब दिल बड़ा कर रहा है मेरा, लेकिन ये जो है ना, ये P&L के एक्सट्रैक्ट्स, ये भी आप ज़रा एडिशनल आप होमवर्क में ले लें, ठीक है। और भाई मुझे ये तस्वीर चाहिए मंडे को, मेरे क्लास में आने से पहले इसमें आनी चाहिए, ताकि मैं आते साथ इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाऊँ, ठीक है जी। तो अब आपका होमवर्क क्या बना जी, आपका होमवर्क है IS 38 में से, सुने इधर ही ले आए, IS 38 के MCQs करने हैं आपने, एक नोट का सवाल और एक डिस्कशन वाला सवाल, कोई अपनी पसंद का, वो रिवाइज़ कर लेना है आपने, और IS 38 के MCQs कर लेने हैं। आज वाले लेक्चर को तो जस्ट एक नज़र देखेंगे, इस वक्त आपके 15 मिनट लगने हैं इस पर, आपका सारा रिवाइज होना है। और मैं बताता चलूँ, आप तकरीबन 80-90% स्टैंडर्ड कर चुके हैं, इसकी बस प्रैक्टिस में लगेंगे, अभी 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, 4 दिन लग जाएं, वो तो देखेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।